अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या डिफरेंस है। डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट बहुत ही ईजी है। इसको समझने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप सिविल की एक फ़ाइल उठाएं, सिविल केस की एक फ़ाइल उठाएं, उसमें ऑर्डर्स जो भी पास हुए हैं उन ऑर्डर्स को एक बार गो थ्रू करें कि कोर्ट जो है किस तरीके से ऑर्डर पास करती है। फिर उसी केस की आपने क्या करना है, उसी केस की जो डिक्री पास हुई होगी वो आप एक दफ़ा पढ़ें और साथ ही साथ जो जजमेंट पास हुई होगी वो आप एक दफ़ा पढ़ें, तो आपको डिफरेंशिएट पता चल जाएगा कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। आज हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनकी इसेंशियल्स क्या क्या हैं। इसको समझना कैसे है, इसको पेपर के अंदर लिखना कैसे है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि एलएलबी बेसिस पे एग्जामिनेशन में आ जाता है या फिर आपका जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आ सकता है और लॉ गेट का भी हिस्सा है। लेकिन जुडिशरी में अगर ये सवाल आ जाए, उसका स्केच क्या हमने ड्रॉ करना है जुडिशरी के लिए रिटन पेपर के अंदर, और साथ ही साथ अगर आपका यही सवाल आ जाता है लॉ गेट के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो आपको अगर इसके एसेंशियल्स पता हो तो आप उसको इजीली जो है जवाब दे देंगे, क्योंकि वो एक एमसीक्यूज टेस्ट होता है। लेकिन जुडिशरी के अंदर आपने किस तरीके से प्रीफेस से लेके प्रिक्लूड करना है उसको, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्री, अगर हम बात करें डिक्री की, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ईच एंड एवरी ऑर्डर इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मैं बात कर रहा था किसकी? डिक्री की। तो डिक्री क्या है? डिक्री भी एक ऑर्डर है, लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। किस तरीके से? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली इतना है कि अगर कोर्ट क्या करती है, अगर कोर्ट कोई भी डिक्री पास करते वो भी एक ऑर्डर है, लेकिन हर कोर्ट का हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ईच एंड एवरी ऑर्डर इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अदालत अपने स्वाबदीदी इख्तियारात के अंदर कोई भी ऑर्डर पास करती है तो वो क्या कहलाता है? उसको हम ऑर्डर का नाम देते हैं। और कुछ हमारे पास होते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। क्या होते हैं हमारे पास? इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। अब ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं? तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स विच आर इन मिडल ऑफ द केस। कोई भी ऐसा कोर्ट का ऑर्डर जो ड्यूरिंग द केस ऑर्डर पास करे कोर्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ऑर्डर होते क्या हैं? मिसाल के तौर पे कोर्ट ये कह दे कि पार्टीज़ को बुलाया जाए, कोर्ट ये कह दे कि जो है नेक्स्ट हेयरिंग पर आपने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दें, कोर्ट ये कह दे कि विटनेसेस ने अपने जो है फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, या फिर कोर्ट ये कह दे कि ये एग्रीमेंट जो है वेरीफाई करवाएं। ठीक है, एक्स वाई जेड कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। इसी तरीके से एवरी फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट, कोई भी अदालत का फॉर्मल एडजुडिकेशन, क्या? फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट इज ऑर्डर। अब एडजुडिकेशन दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किस तरीके से होता है? मिसाल के तौर पे कोर्ट जो है ये कह दे कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जो आपने अक्सर देखा होगा कीप साइलेंस के लिए, तो वो क्या होता है? वो होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल एक्सप्रेशन किस तरीके से? फॉर्मल एक्सप्रेशन इस तरीके से जो रिटन साइंड एंड सील्ड हो। जो क्या हो? रिटन साइंड एंड सील्ड हो। ऑर्डर भी रिटन साइंड एंड सील्ड होता है, इसी तरीके कार से आपकी जो डिक्री होती है वो भी रिटन साइंड एंड सील्ड होती है। अब ऑर्डर के अंदर कौन कौन से इसेंशियल्स पूरे होंगे तो हम उसको डिक्री कहेंगे, और अगर उन इसेंशियल्स में से कोई भी मिसिंग हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमने आज डिस्कस करना है। अब आते हैं, हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तीनों को लेके चलेंगे। पहले हम डिक्री को समझेंगे, फिर उसके बाद हम ऑर्डर को समझेंगे, फिर उसके बाद हम जजमेंट को समझेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है डिक्री को समझेंगे कि डिक्री क्या है और डिक्री के मेन इसेंशियल्स क्या है। अब आप ओपन करें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। सीपीसी के लिए आपने क्या करना है? आपने एक ही बुक ले लेनी है। कौन सी बुक? जो कि आमिर रज़ा की बुक है। अब इस बुक के अंदर आपको कमेंट्री भी अच्छे से अच्छी मिल जाएगी। इस बुक के अंदर आपको बैरेक्ट भी मौजूद मिलेगा, और कमेंट्री के अंदर जो इसेंशियल्स होते हैं, मतलब नोट्स लेने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिर भी अगर नोट्स कहते हैं कि सर फिर भी नोट्स सेंड कर दें, तो ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको मेरे जो अपने लिखे हुए नोट्स हैं सीपीसी के अंदर, मैंने थोड़ी मेहनत की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आप खोलें सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। अब जो हमारे पास सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2, इसका वो क्या कहता है, वो कहता है डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, क्या करे कोर्ट, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दे राइट्स ऑफ पार्टीज, किसको, पार्टीज के राइट को, हकूक का तयन कर दे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसकी है या इसकी नहीं है। फिर उसके बाद विच रिगार्ड ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रावर्सी ऑफ इन द सूट, मतलब सूट के अंदर जो मैटर इन कॉन्ट्रावर्सी है उसके बारे में। एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी आइदर इन फाइनल, मतलब कि आपको इस चीज़ से ये पता चला कि जो डिक्री होती है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, वो फाइनल भी हो सकती है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अब इसके अंदर ये भी पता चल गया कि उसके अंदर एक डीम्ड डिक्री के नाम से भी एक डिक्री जानी जाती है, जिसके अंदर हम उसको कहते हैं रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। अब डीम्ड डिक्री क्या होती है वो भी पढ़ाता हूँ आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, उसके बाद रूल 60 और जो है रूल 21 के अंदर शल नॉट इंक्लूड, तो ये सब के सब क्या होंगे, ये डीम डिक्री के अंदर काउंट नहीं होंगे। फिर फर्दर इसने एक्सप्लेन किया अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट, मतलब प्रिलिमिनरी डिक्री कब होगी और फाइनल डिक्री कब होगी। प्रिलिमिनरी डिक्री तब होगी कि जब उस सूट के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग रहती हो, और जो हमारे पास फाइनल डिक्री कब होगी, इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट, जब आपका सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल डिक्री कहते हैं। इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल, और उसको हम प्रिलिमिनरी के नाम से भी जानते हैं और फाइनल के नाम से भी जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेक्शन के तहत इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या है, डिक्री। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के तहत हमने जो अभी डायरेक्ट रीडिंग की डिक्री की, उसके तहत जो हमारे पास एसेंशियल्स ड्रॉ हुए, वो एसेंशियल्स कौन कौन से हैं। डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन भी कौन सी होनी चाहिए, जो रिटन, साइंड और सील्ड हो, ये याद रखना है। फिर उसके बाद सेकेंडली क्या कहता है, सेकेंडली हमें कहता है कि ऑफ एन एडजुडिकेशन, ऑफ एन एडजुडिकेशन, और फिर आ जाता है कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन, कंक्लूसिव डिटरमाइंस या डिटर्मिनेशन। एडजुडिकेशन यानी कि फैसला, कोर्ट क्या करे, फैसला करे कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये प्रॉपर्टी इसकी है या इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, सॉरी ये हो जाता है एडजुडिकेशन। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस का क्या मतलब है, हकूक का तयन कर दे कि ये आपका हक है, ये आपका हक नहीं है। फिर आ जाता है क्या, मस्ट बी इन रिगार्ड ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी, मस्ट बी इन regards matter in controversy, मतलब मैटर इन कंट्रोवर्सी हो, मसला हो पार्टीज के दरमियान, उससे रिगार्डिंग, ठीक है। डिक्री कैन आल्सो बी पास इन अपील। अब डिक्री जो है किस स्टेज पे हो सकती है, डिक्री कैन आल्सो बी पास्ड इन अपील, जिसको हम अपीलेट डिक्री का नाम देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अपीलेट डिक्री का नाम। उसके बाद द डिक्री विच इज पास्ड इन सूट इज कॉल्ड ओरिजिनल डिक्री। उसके बाद क्या आ जाता है, डिक्री पास्ड इन सूट, तो उस डिक्री को हम क्या नाम देंगे, उस डिक्री को हम देंगे ओरिजिनल डिक्री का नाम।
ओरिजिनल डिक्री का नाम देंगे। और फिर आ जाएगा हमारे पास एंड डिक्री विच इज पास इन अपील इज कॉल्ड अपीलेट डिक्री इन अपील, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अपीलेट डिक्री। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। मस्ट बी इन रिगार्ड ऑफ मैटर एंड कंट्रोवर्सी, फिर वही बात आ गई। अब देखें, जो भी ऑर्डर, कोई भी कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जो जिसके अंदर ये सारे के सारे एसेंशियल्स हो रहे हो, जिसके अंदर ये सारे एसेंशियल्स ड्रॉ हो रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिक्री। क्योंकि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि एवरी डिक्री इज एन ऑर्डर बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एवरी डिक्री इज एन ऑर्डर, मतलब हर डिक्री भी कोर्ट का एक ऑर्डर है, भी कोर्ट का एक ऑर्डर है, लेकिन हर ऑर्डर वो क्या नहीं है, हर ऑर्डर आपकी डिक्री नहीं होती। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो हम समझेंगे, उसको हम समझेंगे काइंड्स ऑफ डिक्री को। क्या समझेंगे, काइंड्स ऑफ डिक्री। अब डिक्री की कौन कौन सी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ डिक्री। काइंड्स ऑफ डिक्री मींस के डिक्री की कौन कौन सी इकसाम है। अब हमारे पास एक आ जाता है प्रिलिमिनरी डिक्री, एक आ जाता है फाइनल डिक्री, एक आ जाता है हमारे पास फाइनल डिक्री, फिर एक आ जाता है हमारे पास डिक्री प्रिलिमिनरी और पार्शियली प्रिलिमिनरी, और एक आ जाता है हमारे पास पार्शियली फाइनल। ठीक है, पार्शियली प्रिलिमिनरी, पार्शियली फाइनल, और एक आ जाता है हमारे पास डीम्ड डिक्री। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है। देखें, प्रिलिमिनरी डिक्री हम उसको कहते हैं, उस डिक्री को कहते हैं जिसके अंदर वेयर फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन इन सूट, जहां पर फर्दर प्रोसीडिंग अभी रहती हैं, जहां पर फर्दर प्रोसीडिंग अभी रहती हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर आ जाएगा हमारे पास फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री हम किसको कहेंगे, हैज टोटली डिस्पोजेज ऑफ सूट, जिसके अंदर क्या वर्ड है, टोटली डिस्पोजेज ऑफ सूट, जिसके अंदर टोटली डिस्पोज ऑफ हो जाए, सूट खत्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फाइनल डिक्री। फिर आ जाएगा पार्शियली प्रिलिमिनरी, पार्शियली फाइनल, उसको हम कहेंगे वेयर सम पार्ट ऑफ रिलीफ इज ग्रांटेड, जहां पर रिलीफ का कुछ हिस्सा ग्रांट हो रहा हो और जहां पर सम पार्ट इज रिमेनिंग, कुछ हिस्सा रहता हो, तो उसको हम कहेंगे पार्शियली प्रिलिमिनरी और पार्शियली फाइनल डिक्री। अब आ जाएगा हमारे पास कि ये डीम्ड डिक्री क्या है। अब जो डीम्ड डिक्री है, डीम्ड डिक्री मींस के ऐसी डिक्री जिसको डिक्री समझा जाए। अब वो क्या होती है, जहां अदालत फर्ज कर ले, जहां अदालत क्या कर ले, फर्ज कर ले कि ये डिक्री है। वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज नॉट डीम्ड डिक्री। अब अक्सर जो लोग ये समझते हैं कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी डीम्ड डिक्री है, बट वो डीम्ड डिक्री नहीं है। डीम्ड डिक्री हम उसको कहते हैं जहां पर डिक्री के कुछ इसेंशियल्स पेंडिंग हो, जहां पर डिक्री के कुछ इसेंशियल्स क्या हो, मिसिंग हो, तो उसको हम कहेंगे डीम्ड डिक्री। जहां तक ये आपकी काइंड्स भी क्लियर हो गई कि डिक्री की कौन कौन सी काइंड्स हैं, डिक्री के इसेंशियल्स क्या क्या हैं, और डिक्री की जो डायरेक्ट वर्डिंग है वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट का कौन सा ऑर्डर डिक्री होगा जिसके अंदर डिक्री के सारे इसेंशियल्स कंप्लीट हो रहे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिक्री। अगर कोई भी इसेंशियल मिसिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑर्डर कह सकते हैं। फिर आ जाता है क्या, अब अगर आप ये खोले हैं सेक्शन 96 अपील लाइज अगेंस्ट एवरी डिक्री और ऑर्डर। अब देखें, अपील लाई करती है हर डिग्री के खिलाफ, सेक्शन 96 ने कहा, यानी कि अगर कोई डिग्री पास हो जाए तो उसके खिलाफ आपकी रेमेडी क्या है, उसके खिलाफ आपकी रेमेडी ये है कि आप अपील में जा सकते हैं। जजमेंट के खिलाफ अपील होती नहीं है, अपील किसके खिलाफ होती है, डिग्री के खिलाफ। ऑर्डर आइदर नॉट अपीलेबल, ऑर्डर अगेंस्ट सम अपील मे लाई अंडर सेक्शन 104, मतलब कि सारे के सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है, बल्कि कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि अपीलेबल हैं और वो 104 सीपीसी के अंदर बताया गया है। अब अगर हम डिक्री इज नॉट, अब ये डिक्री क्या इंटरलोकेटरी हो सकती, नहीं हो सकती, देखें जर्नली डिक्री इंटरलोकेटरी नहीं होती। अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं जजमेंट की तरफ, अब सॉरी ऑर्डर की तरफ आते हैं। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन, ऑर्डर मींस फॉर्मल
एक्सप्रेशन। ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सब सेक्शन 14 के अंदर, सब सेक्शन 14 ज़रा ओपन करें। अब यहाँ पर ये हमें कुछ ये बता रहा है कि जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। वर्ड क्या यहाँ पर यूज हुआ? विच इज नॉट अ डिग्री। जो डिग्री नहीं होगी वो क्या होगी? वो आपकी ऑर्डर होगी। यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन भी हो लेकिन वो डिग्री ना हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे ऑर्डर का। अब अगर हम आगे थोड़ा इसको और देखें, किसको? जजमेंट को। जजमेंट कहाँ? ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर। और जजमेंट कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है, ये आपने इस तरीके से ये भी याद रख लेना है। अब जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। जजमेंट, स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। अब देखें, थोड़ा जजमेंट को समझते हैं। जजमेंट इज एन डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द केस। जजमेंट क्या होती है? जजमेंट होती है डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द केस। केस की जो कंप्लीटली डिटेल होती है वो कहां से मिलेगी आपको? वो आपको मिलेगी जजमेंट से। अब फर्दर ये कह रहा है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, जजमेंट इज प्रोनाउंस ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस। वर्ड क्या याद रखना है? ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस। जब एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपकी क्या होगी? जजमेंट प्रोनाउंस होगी। जजमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड। जजमेंट क्या होगी? डेटेड भी होगी और साइंड भी होगी। अब जजमेंट कई पेजेस की हो सकती है। अब इंडिया का एक केस है, उस केस के अंदर जजमेंट जो थी वो 1142 पेजेस की थी। जजमेंट के अंदर आखिर होता क्या है? देखें, जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, जब आपने क्या किया? सूट इंस्टीट्यूट किया। सूट के इंस्टीट्यूट करने के बाद से लेके डिक्री पास होने तक जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई हैं, जो भी कोर्ट के अंदर जो है ऑर्डर्स पास हुए, पार्टीज आई, एडवर्स पार्टी नहीं आई, सारा कुछ ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका सिविल ट्रायल है वो पूरा का पूरा डिटेल्ड लिखा होता है किसके अंदर? जजमेंट के अंदर। अब अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर जजमेंट पढ़ें सिविल की, तब आपको पता चलेगा कि जजमेंट होती किस तरीके से। और जजमेंट के एंड में एक लास्ट जो पेज होता है उसके अंदर ये सिंपली लिखा गया होता है कि जो है आप की जो जजमेंट है ये फॉलो कर रही है पर्टिकुलर डिग्री को या पर्टिकुलर डिक्रीज को, जो कि पार्शियली प्रिलिमिनरी है या फिर फाइनल है। फिर उसके बाद एक जो है ऑर्डर शीट भी होती है जजमेंट के अंदर। जजमेंट के अंदर क्या होती है? एक ऑर्डर शीट भी होती है। उस ऑर्डर शीट के अंदर ये होता है कि कोर्ट ने कब कब किस किस डेट को क्या क्या ऑर्डर्स पास किए हैं, किसके हक में पास किए हैं, किसके अगेंस्ट पास किए हैं, ये सारा कुछ भी लिखा होता है किसके अंदर? आपकी जजमेंट के अंदर। मतलब कि जजमेंट इज द डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द सूट। अब फर्दर अगर हम देखें कि हमारे पास डिक्री में और ऑर्डर में क्या मेन डिफरेंस है, तो हमारे पास जो मेन डिफरेंस आ जाता है किसमें? डिक्री में और ऑर्डर में। उसको अगर हम ड्रा करें, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर? तो डिक्री और ऑर्डर में मेन डिफरेंस अगर हम देखें तो डिक्री कैन ओनली बी पास इन अ सूट originated by the presentation of plaint, originated only in suit by
प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। इसी तरीके से फिर अगर हम ऑर्डर की तरफ जाएं तो ऑर्डर क्या कहता है, कैन बी पास्ड इन सूट ओरिजिनेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एप्लीकेशन और पिटीशन। तो ऑर्डर कहाँ का हो सकता है, ऑर्डर जो है ओरिजिनेटेड इन सूट, पास्ड इन सूट ओरिजिनेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एप्लीकेशन, प्लेंट एप्लीकेशन और पिटीशन। ये मेन डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद सेकंड मेन डिफरेंस क्या आ जाता है, सेकंड मेन डिफरेंस कंटेन्स कंक्लूसिव डिटरमाइंस राइट्स, कंक्लूसिव डिटरमाइंस राइट्स, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या बताया, मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइंस राइट्स, मे और मे नॉट डिटरमाइन राइट्स, ठीक है। ये मेन डिफरेंस आ गया। फिर थर्डली हमें ये बताया गया कि मे बी फाइनल, प्रिलिमिनरी, पार्शियली प्रिलिमिनरी और फाइनल। मतलब इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। फिर इसी तरीके से पार्शियली प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्शियली फाइनल हो सकती है। कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी ऑर्डर, यहाँ पर ये बताया कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर एक बार ऑर्डर हो गया सो हो गया, प्रिलिमिनरी फाइनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ऑर्डर में। फिर फर्दर बताया गया किसके अंदर के इन जनरल देयर कैन बी ओनली बी वन डिक्री एट द मोस्ट, वन प्रिलिमिनरी और वन फाइनल डिक्री इन अ सूट। मतलब कि एक सूट के अंदर आपकी वन प्रिलिमिनरी होती है, वन फाइनल होती है। देयर कैन बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द सूट, देयर कैन बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन सूट, ठीक है। यहां पर ये बता रहा है कि जो है वन प्रिलिमिनरी होती है, वन फाइनल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस तरीके से कि हर पेशी को भी ऑर्डर्स पास हो सकते हैं कोर्ट के, तो अलग अलग जो है ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी होगी, एक फाइनल होगी, ठीक है। फिर फर्दर हमें ये बताया कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल अनलेस अपील इज एक्सप्रेसली बार्ड, अनलेस अपील इज एक्सप्रेसली बार्ड। फिर भी एवरी डिक्री इज अपीलेबल, ठीक है, अपीलेबल अनलेस एन अपील इज एक्सप्रेसली बार्ड, अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड। लेकिन यहां पर कुछ और कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमें बता रहा है कि ओनली दोज ऑर्डर्स विच स्पेसिफाइड इन अपीलेबल इन द कोड आर अपीलेबल। मतलब विच आर अपीलेबल, जो अपीलेबल हैं इस कोड के अंदर, यानी सीपीसी के अंदर अगर बताया गया है कि ये सारे के सारे अपीलेबल हैं तो ही वो अपीलेबल होंगे, अदरवाइज सारे के सारे ऑर्डर्स अपीलेबल हरगिज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद द सेकेंड अपील मे लाई अगेंस्ट द डिक्री टू द हाई कोर्ट इन सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेकेंड अपील टू हाई कोर्ट। और यहां पर क्या ऑप्शन है, यहां पर देयर इज नो सेकेंड अपील फॉर डिक्री, नो सेकेंड अपील ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के लिए कोई भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप सेकेंड अपील दायर करें हाई कोर्ट पे, ठीक है। डिक्री के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाती है। सिविल सूट के अंदर होता क्या है, देखें, सिविल सूट के अंदर हमारे पास या तो सूट होता है, या तो एप्लीकेशन होती है, या तो हमारे पास अपील होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर अपील पास हो सकती है, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि अपील जो आपकी डिक्री कहाँ कहाँ पर पास हो सकती है। जो आपकी डिक्री है ये आपकी सूट के अंदर भी पास हो सकती है, ये आपकी अपील के अंदर भी पास हो सकती है। क्योंकि आपने ये पढ़ा कि अपीलेट डिक्री कौन सी हो सकती है, अपीलेट डिक्री वो होती है कि जो अपील स्टेज पे पास हुई हो, उसको हम कहते हैं अपीलेट डिक्री। और हमारे पास जो सूट के दौरान जो डिक्री पास होती है उसको हम ओरिजिनल डिक्री का नाम देते हैं,
ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस था किसका, डिक्री और ऑर्डर का। फिर अगर हम ये देखें कि जजमेंट और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो जजमेंट क्या होता है, जजमेंट होता है डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द केस, डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द केस को हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। और ऑर्डर यानी कि हर पेशी पे अगर कोई भी अदालत क्या करती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन के जरिए से कोई भी अपना फैसला सुनाती है, कोई भी अपना ऑर्डर जारी कर देती है, कोई भी जो है फरमान जारी कर देती है कि भाई अब अगली पेशी पे आपने पार्टीज को लेके आना है, आपने विटनेसेस को लेके आना है। ये भी क्या है, ये भी कोर्ट के ऑर्डर्स ही हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी कोर्ट के ऑर्डर्स ही हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आप इसको क्रॉस लिंक करें क्रॉस रेफरेंसेस के साथ। क्रॉस रेफरेंसेस किस तरीके से, अब आप खोलें ऑर्डर 20 रूल 1, ऑर्डर 20 रूल 1 खोलें। ऑर्डर 20 रूल 1 जब हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। ऑर्डर 20 रूल 1 बताता है किस चीज के बारे में, जजमेंट। किस चीज के बारे में बताएगा, जजमेंट के बारे में। ये हमें बताया जाए जजमेंट एंड डिक्री। ऑर्डर 20 ओपन करें, जजमेंट एंड डिक्री के बारे में हमें बताएगा ऑर्डर 20। ये क्या कह रहा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट नॉट एक्सीडिंग 15 डेज फॉर हेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर पार्टीज। मतलब कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट जब प्रोनाउंस होगी, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, कि जजमेंट कब प्रोनाउंस होगी, जजमेंट क्या होगी, कब प्रोनाउंस होगी। इसके लिए हमें ये बताया गया कि जब भी एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कोर्ट जो है क्या करेगी, डेट को फिक्स करेगी जो कि 15 डेज से मैक्सिमम नहीं जा सकती, एक्सीड नहीं कर सकती, फॉर हेयरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ताकि पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुन सके। ऑफ पार्टीज द कोर्ट शल आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, जब केस क्या हो जाए, केस सुन लिया जाए, प्रोनाउंस जजमेंट, तो कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस करेगी ओपन कोर्ट के अंदर, आइदर एट वंस और सम फ्यूचर डे फॉर एक्सीडिंग 30 डेज। मतलब उसी दिन पे भी जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है या फिर आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है कोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन पे करे, आने वाले 30 दिन, जाहिर सी बात है जब जो कोर्ट है, जब आपके जो जजेस हैं वो जब भी जो आपकी जजमेंट है वो लिख रहे होते हैं तो उसमें भी टाइम पीरियड लगता है, तो प्रोनाउंस करने में भी जाहिर सी बात है वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, जजमेंट इज आइदर एट वंस। उसके बाद हमें ये बताएगा कि डे एक्सीडिंग 30 डेज विच ड्यू नोटिस शल बी गिवन टू द पार्टीज देयर एडवोकेट्स। मतलब नोटिस भी दिया जाएगा कि भाई आपने इस दिन को आना है, इस दिन को आपकी जो है जजमेंट प्रोनाउंस होगी, इस दिन को आपकी क्या होगी, जजमेंट प्रोनाउंस होगी। ठीक है, तो पार्टीज उस दिन को अपेयर होंगी और वो जजमेंट सुनेंगी कि कोर्ट ने किसके हक में जो है जजमेंट पास की। जाहिर सी बात है जब भी आपको ये पता नहीं चल रहा कि जजमेंट के अंदर क्या लिखा गया, आपने सिंपली क्या करना है, जजमेंट के एंड में जो डिक्री शीट होती है, जो अपनी डिक्री अटैच होती है, वो डिक्री पढ़ लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जजमेंट किसके फेवर में। जाहिर सी बात है जो जजमेंट होती है वो किसको फॉलो कर रही होती है, वो फॉलो कर रही होती है आपके डिक्री को और ऑर्डर्स को। तो जिसके हक में फाइनल डिक्री आ गई, जजमेंट भी उसके हक में ही होगी। ठीक है, तो जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं होती। अपील किसके खिलाफ होती है, अपील होती है आपके डिक्री के खिलाफ और ऑर्डर्स के खिलाफ। अब दूसरा सवाल ये कि सर इसको समझना कैसे है। सिंपली जब आपने डिक्री को समझा, इसेंशियल्स ड्रॉ किए, पहले आपने लिखने का पैटर्न देखना है कि आपने पेपर के अंदर लिखना किस तरीके से। देखें, सबसे पहले आप प्रीफेस के अंदर जाएं, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये तीनों वर्ड्स क्या है, किस तरीके से एलोबरेट करना है। उसके बाद फिर आप जो है इसके रेलेवेंट प्रोविजंस बताएं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, फिर उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। फिर उसके बाद आप डिक्री की तरफ आ गए, डिक्री की जो डायरेक्ट वर्डिंग है वो आपने लिखी और उसके बाद आपने डिक्री के एसेंशियल्स ड्रॉ किए। उसके बाद आप आ जाए ऑर्डर की तरफ। जब आप ऑर्डर की तरफ आए तो आपने ऑर्डर लिखा और ऑर्डर के एसेंशियल ड्रॉ किए। फिर आ गए आप जजमेंट की तरफ, जजमेंट लिखा और फिर जजमेंट के एसेंशियल्स अगर हैं तो वो भी ड्रॉ कर लिए। फिर आपने जब आप डिक्री लिख रहे हैं तो डिक्री के बाद आपने जो है काइंड्स ऑफ डिक्री भी बतानी है कि काइंड्स ऑफ डिक्री कौन सी है। अच्छा, अब पार्टीज ऑफ डिक्री, कि डिक्री के अंदर पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। डिक्री की पार्टीज कौन कौन सी, 2 पार्टीज होती हैं, पार्टीज टू द सूट। एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर यानी अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, ऐसा शख्स जिसके हक में डिक्री पास हुई है उसको हम क्या कहते हैं, डिक्री होल्डर। जजमेंट डेटर क्या होता है, डेटर, डेटर किसको कहा जाता है, मकरूज। जजमेंट डेटर यानी कि जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर। उसको हम क्या कहेंगे, जजमेंट डेटर। यानी कि वो अदालत की डिक्री का मकरूज है, उसको हम क्या क्या नाम देंगे, जजमेंट डेटर।
तो ये पार्टीज टू डिग्री भी हो गई, काइंड्स ऑफ डिग्री भी हो गई। इस तरीके से आपने इसको जो है लिखा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने मेन डिफरेंस बताना है डिग्री और ऑर्डर में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होती ही यहाँ पर है कि डिग्री में और ऑर्डर में मेन डिफरेंस क्या है। जब आप ये डिफरेंस के अंदर ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे किसकी तरफ, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आपने सिंपल ये लिखना होता है कि आपकी नज़र में ये तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। जब आपने ये लिख लिया आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अगर क्वेश्चन आता है आपका 10 to 20 नंबर्स का, फिर आपने इस तरीके से लिखना है। अदरवाइज आपका अगर 5 नंबर्स का है तो उसमें अगर आपने सिर्फ वो सिर्फ डेफिनेशन भी लिख ली तो भी मोर देन इनफ है। थैंक यू, दैट्स ऑल।